इस हफ्ते घटा है बहुत कुछ राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ और आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये इस पूरे हफ्ते की टॉप पॉलिटिकल खबरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस हफ्ते की शुरुआत में आया इकोनॉमिक सर्वे। ये हमेशा संसद में जब भी बजट पेश किया जाता है उससे एक दिन पहले आता है और वित्त मंत्री हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कटौती की, ऐसा बताया। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 24 में नीचे बनी रही, ये बताया। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना ईयरली लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है और इसी के बाद बजट पेश किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार को संसद में जो बजट पेश किया वो क्या रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश किया और ये रिकॉर्ड बनाया 7वीं बार बजट पेश करने का। 1 घंटे 23 मिनट का भाषण था उनका और उनका फोकस इस भाषण में शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला, युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें सरकार मैक्सिमम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता में चल रही है। और वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया। आपको विपक्ष का रिएक्शन भी बता दें जो इस बजट पर रहा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है क्योंकि यहां के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है, ऐसा विपक्ष ने कहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया। वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। ये बजट ओवरऑल कैसा था, क्या कुछ था इसमें भारतीयों के लिए, क्या इसकी एनालिसिस है, ये पूरी बजट एनालिसिस आप एबीपी लाइव पॉडकास्ट के अदर वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर और बात कर लेते हैं पीएम मोदी के भाषण की। कारगिल विजय दिवस की 25th वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना वो करते हैं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है, लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की। ये झूठ है, ये सेना का अपमान है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। उन्होंने कहा आगे कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी पीएम ने ऐसा नहीं किया। चलिए अगली पॉलिटिकल अपडेट की बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार का जो जवाब दाखिल हुआ उसके बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक ये आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा कांवड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने
रोक लगा दी है, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 पर आ गया है, उनकी हालत चिंताजनक है। पाठक ने आगे कहा कि गवर्नर कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह वो कहना चाहते हैं कि ऐसे बयान देने से पहले उन्हें किसी डॉक्टर से या जानकारों से सलाह लेनी चाहिए। इससे पहले आपने ये कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक रैली करेगा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये भी आपको बता दें, उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस हफ्ते ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए कहा कि मौर्य जी मोहरा बन गए हैं, दिल्ली के लोगों का वाईफाई पासवर्ड है, बताइए क्या सरकार ऐसे चलेगी? ऐसे सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। यूपी में ऐसे नहीं चलेगी सरकार। उन्होंने यूपी के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चल रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि भाजपा हम पर जातिवाद का आरोप लगाती है, उसे खुद अपना देखना चाहिए। योगी जी क्या हैं, मुख्य सचिव क्या हैं, एसीएस होम क्या है, जिलों में बड़े बड़े अफसर कौन हैं। यूपी पुलिस पर अखिलेश ने कहा पुलिस ही डाकू बन गई है, बलिया में रोज 15 लाख वसूल रही है, एनकाउंटर का रेट तय कर रही है। लखनऊ में हत्या हुई, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। कानपुर दंगा हुआ था, इसके बाद मुस्लिम लोगों को डराया गया, उनसे वसूली की गई। ये सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन के उन 2 हॉल की जिनका नाम बदलने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हफ्ते गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का अनाउंसमेंट किया। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। रिलीज के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के परिवेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और प्रकृति की झलक दिखाई दे, इसीलिए दोनों हॉल के नाम बदले गए हैं। रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, जो कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय है, आवास है, वो देश का प्रतीक है, लोगों की धरोहर है। ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि राष्ट्रपति भवन में इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की झलक दिखे। मगर इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि इस देश में दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। चलिए अगली पॉलिटिकल अपडेट की बात कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सेशन में मॉनसून सेशन के चौथे दिन दोनों सदनों में बजट पर बहस जारी रही। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान खतरे में है और उन्होंने बात आदिवासियों की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों का एक ही लक्ष्य होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि वो संथाल परगना से आते हैं। जब संथाल परगना झारखंड बिहार से जब अलग हुआ तब वहां आदिवासी 36% थे और आज आदिवासियों की पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए? इसके बारे में ये सदन कभी चर्चा नहीं करता, चिंता नहीं करता, बल्कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। ऐसा निशिकांत दुबे का सवाल रहा। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की जो काफी वायरल रहा इस हफ्ते। बुधवार को इस हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में मसौढ़ी विधायक रेखा देवी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, महिला हो कुछ नहीं जानती हो। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से माफी की मांग की। गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वह महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं, उनकी मां और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना पढ़ाया है उनको जो वो दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और आखिरी पॉलिटिकल अपडेट में इस पॉलिटिकल रिकैप के बात कर लेते हैं अभिषेक बनर्जी की। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन
दोनों सदन में बजट को लेकर जमकर हंगामा हो रहा था। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट ही कर दिया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में बी का मतलब बिट्रायल यानी विश्वासघात, यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, डी का मतलब डिप्राइव्ड यानी वंचित, जी का मतलब गारंटी यानी जीरो वारंटी, ई का मतलब एसेंट्रिक यानी सनकी और टी का मतलब ट्रेजेडी यानी त्रासदी है। अभिषेक बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा भी हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आप सत्ता पक्ष के सांसदों को कुछ नहीं बोलते, हम लोगों को बोलते हैं। इस पर बिरला ने कहा, आप मुझे निर्देश नहीं दे सकते। अभिषेक बनर्जी ने जब स्पीच में डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका कि आप पुरानी बात की जगह वर्तमान के बजट पर चर्चा करें, और इस पर भी काफी बहस हो गई जब अभिषेक बनर्जी बोले कि नेहरू गांधी इमरजेंसी की बात करने पर आप उन्हें चुप क्यों नहीं कराते। फिलहाल इस हफ्ते जो कुछ खास रहा पॉलिटिकल अपडेट्स में, भारत की राजनीति में, वो इस पॉलिटिकल रिकैप में आपके सामने परोस दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो इस वीडियो को शेयर करें और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।